गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर, आप ये बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 1, या फिर एक्चुअली ये बेसिक है आज का चैप्टर। ठीक है, इसमें मैं मैथ्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपको मालूम है फिज़िक्स पढ़ते समय हमें कई बार मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जो चीज़ें हमारे काम की होती हैं केवल उतना हम स्टडी इसमें करते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है जो आज के टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे उसमें पहला टॉपिक जो सबसे कॉमन है वो है डिफरेंशिएशन। आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि डिफरेंशिएशन की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए बेसिक लेवल तक। कहने का मतलब है कि जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले जो होते हैं, उनको भी 11th की शुरुआत में ये सब पढ़ना ज़रूरी होता है। इंटीग्रेशन हो गया और डिफरेंशिएशन हो गया। हालांकि ये मैथ्स के टॉपिक होते हैं, मैथ्स वालों को तो डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन बायोलॉजी वालों को भी बेसिक होना चाहिए, तो उतना हम स्टडी करेंगे अपना फिजिक्स में। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आप ये कह सकते हैं स्लोप, या स्लोप को अभी रहने देते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका ग्राफ। ठीक है, ये हिस्सा बार बार आपको देखने को मिलता है। ग्राफ का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, ऐसे इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं प्लस माइनस इस फॉर्म के, ये काफ़ी परेशान करते हैं बच्चे को। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कई बार हमें बनाना पड़ता है मोशन में। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए पहले हमें ग्राफ आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, ये सब। दूसरा आपका इसमें जो कॉमन चलता है वो है पैराबोला, और उसके बाद हाइपरबोला। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ हैं पैराबोला, हाइपरबोला, इनकी ज़रूरत पड़ती है। और चौथा टॉपिक जो हम कोशिश करेंगे कवर करने की, अगर आज हम कर पाएँ, अदरवाइज नेक्स्ट टर्न जो होगा उसमें करेंगे, वो है स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब ये होता है जैसे अगर कोई एक्सटी कर्व है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से कर्व है। ठीक, तो इसमें आपका जो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींचना, इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक, ये टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेन थीटा यानी 1060 वो स्लोप होता है लाइन का। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। अभी तो मैंने खाली इंट्रो आपको बताया है कि इसको स्लोप कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं और उसमें अलग अलग, जैसे ये कर्व हो गया मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए कोई वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो इसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स का मतलब चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़फुल है। तो जल्दी से देखिए, अब इसमें स्टार्ट करते हैं चैप्टर टॉपिक नंबर 1, डिफरेंशिएशन। तो इसमें केवल हम काम की बातें सीखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम केवल लर्न करेंगे डिफरेंशिएशन के क्या होते हैं। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई भी फंक्शन गिवन होगा, तो आपको बोला जाएगा इसको डिफरेंशिएट करो y, और रिस्पेक्ट में भी बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना है। अभी आप समझ जाएंगे रिस्पेक्ट का मतलब। तो इसका सबसे पहले सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है d/dx। ये x ध्यान रखना है, ये जो x है इसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है हर बार। तो ये सिंबल होता है d/dx ऑफ किसी भी फंक्शन का, जैसे यहाँ पर मान लो y, तो ये सिंबल है dy/dx या d/dx ऑफ y, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो जैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। d/dx ऑफ y करना है हमें, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, d/dx ऑफ x²। अब इसमें रूल क्या होता है कि जो भी x की पावर ऊपर होती है, जैसे यहाँ पर 2 है, वो 2 पावर आगे आ जाती है, और जो x होता है इस साइन को हम हटा देंगे, ये जो d/dx है अब हटा देंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, और यहाँ जो भी पावर थी यानी कि 2, उसमें से एक घटा दो, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2x की पावर 1 या 2x। ये बेसिक रूल है। जैसे अगर कोई बोलता है आपसे कि भाई आप डिफ्रेंशिएट करें x की पावर 3 को या 7 को, है ना, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे बताइए। इसके लिए आपको क्या करना है, d/dx ऑफ y लिखना है, और इसका मतलब d/dx ऑफ y का मतलब हो गया x की पावर 7, क्योंकि ये y की वैल्यू है। जो भी पावर ऊपर लिखी है वो पहले लिख दो और उस पावर में से एक घटा दो, वो आपका आंसर, ठीक है। आपके सामने लिखता हूँ कुछ क्वेश्चन। ये मान लीजिए y इक्वल टू कोई बोले x की पावर 15 या 15, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं मुझे। वो आंसर क्या होगा, d/dx जो होगा इसका वो होगा 15 x की पावर 14। आई थिंक आप लोग एक्सपर्ट बन गए होंगे इसमें। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि y इक्वल टू 3x की पावर 0, अब कोई बोले इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम वैसे ही करते हैं जैसे रूल से होता है, वो ये होता है कि 0 पहले आ जाता है और x की पावर -0 माइनस, इस तरीके से मैं लिखता हूँ 0 - 1, ठीक है। यानी कि 0 इंटू एक्स की पावर -1, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन था क्या, इसको समझते हैं हम। ये रूल भी है आपका। रूल क्या है कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 0 मतलब 1, इनफैक्ट किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो y इक्वल टू अगर 1 है, 1 का मतलब कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। वन नहीं, 0, है ना, मेरे कहने का मतलब 0 था। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि एग्जाम्पल है कि y इक्वल टू 5, तो आप ये समझिए कि dy/dx हमेशा क्या होगा, वो चीज़ हमेशा 0 ही होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप दे भी सकते हैं कि y इक्वल टू 5 है और इंटू 1 लिख सकते हैं आप इसको, या y इक्वल टू 5 और 1 का मतलब x की पावर 0, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से dy/dx क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 5, ये 0 आगे आ जाएगा और 0 में से 1 घट जाएगा, यानी कि आंसर आपका 0 ही होगा। तो कोई भी कांस्टेंट हो आंसर 0 होता है। ये सारी काम की बातें थी। एक आपको और याद रखना है फॉर्मूला, वो ये फार्मूला है कि अगर कहीं पर y इक्वल टू log x होता है और आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए, तो dy/dx, d/dx ऑफ y, इसका मतलब ये होगा कि d/dx ऑफ y की जगह log x है, ये हमसे पूछा गया है, तो log x का 1/x होता है। अब आप इसमें परेशान ये हो जाएंगे कि आपने इस चीज़ का नाम आज से पहले कभी सुना ही नहीं है, log होता क्या है। तो log पे हम किसी दिन बाद में बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, पूरा लेक्चर इसी पे होगा, लॉग पे ही, कि कहाँ से आया क्या था, ठीक। फ़िलहाल तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होगा नहीं इसका, मतलब होगा यूज़, लेकिन ये समझने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, डायरेक्ट अगर आपको याद है तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर कभी, इस पर एक टॉपिक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल तो आप इसको याद रखें। तो ये हमारे सारे डिफ्रेंशिएशन के काम के फॉर्मूले थे, ठीक है, जो अभी तक हमने कर लिए।
अभी इसमें एक और टॉपिक 2 आता है, मतलब आप ये समझिए लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 2 और लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसके भी कुछ फार्मूले होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टॉपिक इसमें क्या है, आपका पहला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब यही है टॉपिक का नाम, ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इन फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसमें मैं आपको 3 फार्मूले बताऊंगा, आपको केवल वो 3 फार्मूले याद रखने हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कर लेंगे इसको। तो फार्मूला नंबर 1 है, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy ओवर dx इसका होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y का मतलब है साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा फॉर्मूला अगर कभी होता है y इक्वल टू कॉस एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y, ये हमें निकालना है। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है cos x, तो cos x का हो जाता है माइनस साइन x, ठीक है। फिलहाल के लिए आप याद रखें, आगे जाके हम याद रखना बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, फिर कभी जब लॉग पढ़ाऊंगा तो उस समय ही आपको इनका मतलब भी समझाऊंगा। लॉग याद रखें, हमें एक साथ ये चीज़ें करनी है। एक तो लॉग को समझना है, लॉग क्या होता है, ई बेस, टेन बेस, ये सब, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को हम एक लेक्चर में एक साथ क्लब करके सीख लेंगे, क्लब करके, ठीक है। अब देखो, इसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमारे काम के हो गए, अब हमें इसमें करना है थोड़ा इंटीग्रेशन का काम। धीरे धीरे जब आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वास्तविक मीनिंग क्या होते हैं, मतलब रियलिटी में इनका पर्पस क्या होता है, यूज़ क्या होता है। बहुत अच्छा एप्लीकेशंस होते हैं ये, इनकी हेल्प से किसी फंक्शन को जोड़ा जा सकता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में उसको तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये समय के साथ आप सीखेंगे, आज पहले लेक्चर में आप इस तरीके से नहीं उसको लर्न कर पाएंगे, है ना। अभी हम काम की बात से शुरुआत करेंगे केवल। जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, जो एक ही फार्मूला है जो आपको ज़्यादातर फिजिक्स में काम आएगा, वो ये है कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n कोई फंक्शन दिया हो, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर -3, इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में साइन क्या होता था, अगर आपको याद हो, डिफरेंशिएशन का साइन होता था d अपॉन डी एक्स ऑफ y, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये सिंबल, ये जो सांप की तरह होता है ना, ऐसा स्नेक की तरह, इस तरीके से। और साथ में यहाँ ये अपॉन में dx आता है नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई में dx आता है। ये जो d था ना, d, इस d का ये सांप बन गया, आप ऐसे याद रखो। और जो y है वो यहाँ लिखा जाएगा, थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है ना, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये करना होता है इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए y की जगह है x की कोई भी पावर है, x की n, और इनटू में है dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की जो पावर थी, डिफरेंशिएशन में याद करो, पावर में से एक घटता था, यहाँ पावर में एक ऐड हो जाएगा जो भी पावर है। और डिफरेंशिएशन में ये पावर जो होती थी ये आगे आ जाती थी x के आगे, ठीक है। तो यहाँ आगे ना आके वो पावर अपॉन में आ जाती है, ये पावर, लेकिन ये पावर नहीं आती, इसमें 1 ऐड करके जो आया है ये आता है नीचे, ठीक है। ये फॉर्मूला है काम का। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल इसमें बता देता हूँ। एग्जांपल आप कैसे समझेंगे,
फॉर एग्ज़ाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपको बोला जाएगा कि इंटीग्रेट कीजिए इसको। तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। जैसे उसमें लिखते थे d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ऐसा लिखते थे। y की जगह तो y है, पर ये dx डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में है, और ये d जो है ये सांप में कन्वर्ट हो गया है। तो थोड़ा लिखने का तरीका आप शुरू में हो सकता है अनकंफर्टेबल फील करें, जो 10th के बाद बच्चे आता है एकदम से बच्चा देखता है कि भाई ये क्या आ गया अचानक से। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर आदत हो जाती है इसमें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन y की जगह वैल्यू रख देते हैं। y क्या था? ये एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और dx। अब रूल ये होता है, जो भी x की पावर है, जैसे 2 है उसमें एक जोड़ दो। डिफ्रेंशिएशन में घटाते थे एक, याद रखो, इसमें जोड़ देते हैं। और जो भी ऊपर पावर जोड़ के आई है, आंसर जो भी आया है 2 + 1 जो आंसर आता है, वही आंसर से डिवाइड कर देते हैं। वहाँ मल्टीप्लाई होता था n से, या n+1 से डिवाइड। तो आंसर आ गया x⁻³ अब आपको मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपने हो सकता है ध्यान नहीं दिया होगा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते समय, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं ध्यान दिया है तो अभी ध्यान दें आप। जो इंटीग्रेशन करके आंसर आता है, अगर उस आंसर का आप डिफरेंशिएशन करें तो सेम फंक्शन मिलता है हमें। कहने का मतलब क्या है कि इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दें, जो आपका आंसर आया x⁻³ ये कब आया? जब आपने x² को इंटीग्रेट किया। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उस आंसर का हम डिफरेंशिएशन करें, इस x⁻³ का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻³ तो कैसे करते हैं? d/dx ऑफ y की जगह लिखा हुआ है x⁻³। अब देखो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, मैंने पहले नहीं बताया, अभी ध्यान रखें। डिफरेंशिएशन खाली इसका होता है जो x के साथ लिखा रहता है, ठीक है। वेरिएबल भी बोला जाता है इसको। तो ये तो मल्टीप्लाई में चलता रहता है, जो 1/3 है। अब ये इसका जो x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा और पावर 1 घट जाएगी, तो इससे कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? x²। अब आप देखें जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसकी मैं बात कर रहा हूँ x² की, जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था, वो दोबारा मिल गया है ना। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आप जो इंटीग्रेशन करके आंसर आया, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको वही ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो ये कई बार हम आंसर चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं ये ट्रिक। तो ट्रिक क्या है इसमें कि जैसे अगर कोई बोले कि y = x⁻5 है ना, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उल्टे होते हैं एक दूसरे के। कोई बोले कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो, एग्ज़ाम में आ गया मान लीजिए, हालांकि इतना सिंपल नहीं आता, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, टफ आते हैं। ऐसे मान लीजिए y ऐसे आएगा e⁻x sin x + cos x, ऐसे अजीब सा cos² x है ना, 10x मान लीजिए इसके साथ मल्टीप्लाई में, प्लस x⁻2। ऐसे टफ क्वेश्चन आ गया। कुछ भी टफ कुछ नहीं है, अगर आप अभी सीखेंगे तो आपको सब आ जाएगा। तो खैर यहाँ तो बेसिक काम की बातें सीख रहे हैं जो फिजिक्स में यूज़ होती है। तो एग्ज़ाम में अगर आ गया कि इसको डिफरेंशिएट करें, तो आपको मालूम है dy/dx जो आपका आएगा डायरेक्टली वो 5x⁻4 आ जाएगा। पर अगर आप श्योर नहीं हो कि ये आंसर आपका सही है या नहीं है, इस आंसर को इंटीग्रेट करो। अगर इंटीग्रेट करके सेम आपका x⁻5 ओरिजिनल मिल जाता है, क्योंकि ये तो गिवन ही होगा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में x⁻5, अगर ये आ जाता है इंटीग्रेट करके इसको, तो आपका क्वेश्चन सही है। दोनों बातें सही है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुछ भी आप कर सकते हैं।
मतलब डिफ्रेंशिएशन पहले किया है तो बाद में इंटीग्रेशन कर लें, और पहले इंटीग्रेशन किया है तो बाद में डिफ्रेंशिएशन जैसे पहले किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, 5x⁴ का, इस आंसर का जो हमारा आया है एग्ज़ाम पेपर में, इसको हम इंटीग्रेट करके देखेंगे आंसर वेरीफाई करने के लिए। तो 5 तो कांस्टेंट है, अच्छा यहाँ dx लिखा है, 5 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं करते अगर वो मल्टीप्लाई में है तो। और x⁴ का तुम्हें पता ही है, पावर एक ऐड कर देते हैं, अपॉन में जो ऐड करके आया है वही नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5x⁵/5, ये चीज़ आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया x⁵। और ये चेक करें कि जो x⁵ था क्या वही हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था आया हुआ। अगर ये मैच कर जाता है तो इसका मतलब जो आपने पहले किया था 5x⁴ वो सही आंसर है, क्योंकि उसी का इंटीग्रेशन करके ओरिजिनल क्वेश्चन हमें मिल रहा है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है इसमें। तो दो फार्मूले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी इसमें बता देता हूँ, या एक एक्सेप्शनल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आता है, मतलब नॉट डिफाइंड। तो कभी भी ऐसा बनना नहीं चाहिए, अगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस गलत है, ठीक है। तो जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे ने बोला कि सर मैं एक एग्जांपल से बात दे रहा हूँ आपको, है ना, ऐसे किसी बच्चे ने नहीं बोला, ये सच में रूल है, ठीक। तो एक बार मान लीजिए एक बच्चे ने बोला कि सर मैं यहाँ x⁻⁻1 है और इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, माइनस वाली बात शायद मैंने आपको बताई नहीं है, माइनस में भी सेम रूल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसे मान लीजिए x⁻⁻5 है, कोई इसको इंटीग्रेट करना चाहता है तो क्या करेगा, है ना, इसको इंटीग्रेट करना चाहता है, डायरेक्ट बोले आंसर x⁻⁻5, उसमें एक जोड़ दो और नीचे -5 + 1 कर दो, यानी कि x⁻⁻4/-4, ये आंसर है आपका। चलो थोड़ा सा होल्ड करता हूँ मैं इसको, इस फार्मूले को। अभी मैं आपको थोड़ा सा माइनस वाली प्रैक्टिस बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई सर x⁻7 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें एक जोड़ दो 7 + 1 और उसी से डिवाइड कर दो, ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई बोलेगा कि भाई x⁻ आपका मान लीजिए 17 ऐसा कुछ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करो। अब मैं वो लिख नहीं रहा हूँ इंटीग्रेटिंग दिस, ये सब तो आप समझ जाएंगे। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इसका क्या लिखेंगे कि x⁻17 जो भी है उसमें एक ऐड कर दो, अपॉन में वही ऐड कर दो। चेक कैसे करोगे इसको डिफ्रेंशिएट करो, d/dx किसका, x⁻18/18 का, तो 1/18 तो बाहर आ जाएगा और x⁻18 का डिफ्रेंशिएशन होगा खाली, ठीक है। और तुम बताओ क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 18 आगे आ जाता है और पावर 1 घट जाती है। तो ये देखो x⁻17 आया, यही हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। इसका मतलब ये बीच वाला आंसर हमारा सही है। अगर ये गलत होता आंसर तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं मिलता। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों की प्रैक्टिस करा दी। मान लीजिए कोई बोलेगा इंटीग्रेट ही करना है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है x⁻7 का, तो क्या बताओगे आप इसका आंसर। आप लिखोगे सीधे कि जो भी x की पावर है, ठीक है, जो भी x की पावर है उस पावर में एक ऐड कर दो, इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, और जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो, यानी कि x⁻6/-6, ये आंसर है। चाहे तो इसको डिफरेंशिएट करके आप देख लो, वेरीफाई के लिए आप कोने में कर सकते हो, -1/6, ये पावर पहले आ जाएगी और x⁻1 घट जाएगा। ये डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, इससे कट गया, इससे प्लस, देखो ये ओरिजिनल मिल गया नहीं मिल गया, x⁻7। तो ये तरीका है इंटीग्रेट करने का, ठीक है। अब उस एक्सेप्शनल फार्मूले पे मैं आता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। एक अलग फार्मूला है, किसी ने बोला कि भाई सर एक काम कीजिए, आप x⁻1 का इंटीग्रेशन करके दिखाइए। तो शुरू में मैंने ऐसे किया, ट्राई किया, मान लीजिए कि x⁻1 इसमें एक जोड़ दिया, ठीक है, और जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दिया। तो ऊपर तो हो गया x⁻0, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वैल्यू 1 होती है। नीचे क्या हो गया है 0, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है ना।
इसका मतलब बस इंटीग्रेशन में एकमात्र यही फार्मूला है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन में, कि x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। बाकी सब में ये फार्मूला वैलिड है। जैसे -7 होगा तब भी उसमें एक ऐड कर दो, नीचे लिख दो। यहाँ -1 पावर नहीं होनी चाहिए। अगर -1 होगी तो नीचे 0 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। और बाकी देख लो आप, ये 7 था तो इसमें भी फार्मूला वैलिड था। साथ में एक जोड़ दो, 8 आ गया, x की पावर 8, और नीचे भी 8 आ गया, 17 है ना। ये सारी चीज़ों में वैलिड है, बस -1 में नहीं है। उसका कारण क्या है ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पर एक अलग से फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ अभी, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। इंटीग्रेशन का लास्ट फार्मूला, कि अगर x की पावर -1 लिखा है और इसका इंटीग्रेशन करना है, या फिर इसको 1/x भी बोलते हैं, और इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम log x को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें सेम आंसर मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या होता है कि log x का जो डिफ्रेंशिएशन है, अगर आप वो करना चाहें तो हमें ये फार्मूला याद है। log x का मैंने बोला था, फिलहाल याद रखो। तो 1/x होता है डिफ्रेंशिएशन, आपको ऊपर मैंने बताया था कहीं पर। ठीक है। तो फार्मूला जब मैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहा था शुरू में तो मैंने बोला था इसको याद रखना है कि y = log x होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx y लिखोगे, y की जगह log x लिखोगे तो आंसर 1/x आएगा। और उस समय मैंने बोला था, ये काम के फार्मूले सारे हो गए थे। उस समय मैंने बोला था कि ये जो आपका log x है ये कैसे होता है 1/x, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये वाले फार्मूले, ये सब मैं एक अलग लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये बता रहा था मैं आपको। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि जब log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है, तो भाई इसका जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, यहाँ से अगर आप ध्यान देखें कि इसका जो इंटीग्रेशन है 1/x का, ये log x होना चाहिए, तभी तो log x का डिफ्रेंशिएशन अपोजिट वाला रूल वैलिड रहेगा। ठीक है। तो काम की बातें हमारी लगभग इंटीग्रेशन में हो चुकी है। ठीक है। एक फार्मूला और है इंटीग्रेशन का, इसको भी कर ही लेते हैं। और ये आप लोग मुझे बताओगे। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसमें दो ही फार्मूले आपको बताऊंगा, काम के वही हैं फिलहाल, तो आगे जाके हम सीखेंगे और भी। अगर कोई बोलता है y = sin x है और आप इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब वो हमसे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स करो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y का मतलब है sin x इंटू डी एक्स। ठीक है। तो इसमें sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब शुरू में मुझे कभी ऐसा ये डायरेक्ट याद नहीं रहता था कि sin x का cos x लिखूं, माइनस cos x क्या लिखूं। तो मैं ये याद रखता था कि sin x किसका डिफ्रेंशिएशन करके आता था। ये आपको माइंड में सोचना है। ठीक है, थिंक इन माइंड। ये हमेशा ट्रिक काम करेगी अगर आप थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं तो। बाद में तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट याद हो जाता है, पर मैं शुरुआती बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि वो गलती ना करें माइनस प्लस की। तो ये सोचे कि sin x किसका डिफ्रेंशिएशन होता था। ठीक है, तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा कि sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cos x। ठीक है, ये आंसर होगा, प्लस नहीं होगा cos x, माइनस cos x। अगर कोई पूछेगा sin x का डिफरेंशिएशन बताओ, तब तो प्लस cos x होता है वो, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ठीक है, कैसे होता है, वेरीफाई इसको कैसे करें? आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि आप डिफरेंशिएट कीजिए। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आप डिफरेंशिएट करें किसको, y = माइनस cos x को। ठीक है,
तो आप आंसर बताएं क्या आएगा। सेम आना चाहिए। देखो अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये आया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से हमें क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स मिलना चाहिए प्लस में, अगर माइनस वाले का करेंगे तो करते हैं इसको ट्राई। d/dx ऑफ माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन बाहर आ जाता है, खाली डिफ्रेंशिएशन किसका, कॉस एक्स का। ठीक है, अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैं आपको ले चलता हूँ सबसे शुरू में जो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम करते हैं। तो कॉस एक्स यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने कैसे किया था। देखो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा आया था माइनस साइन एक्स, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स आया था। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस d/dx ऑफ माइनस साइन एक्स। सॉरी यहाँ पर d/dx नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं डायरेक्टली अब इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो खाली माइनस साइन एक्स, इससे सॉल्व करके आ जाएगा प्लस साइन एक्स। तो ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया, या ओरिजिनल फंक्शन आप बोल सकते हो कि ओरिजिनल फंक्शन आ गया। इसका मतलब साइन एक्स का जो हमने आंसर लिखा है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स वो बिल्कुल सही है। तो ये आप अलग से लिख के याद रख लें इसको कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और सेकंड फार्मूला जो काम का है, फ़िलहाल मैं इतना ही फार्मूला बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन में, आगे नहीं तो आप भूल जाएंगे क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बोलता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऐसे लिखते हैं उसको। तो आंसर क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, अब याद करें कॉस एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता था। ठीक है, तो आंसर आपको मिल जाएगा साइन एक्स। इसको आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे कि अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिए आंसर को, डिफ्रेंशिएट योर आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें d/dx ऑफ जो हमारा आंसर आया है साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्टली याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ जिससे आप चीज़ों को भूले नहीं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब मैंने आपको बताया था तो आप स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है, d/dx ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये फार्मूला। ठीक है, तो कॉस एक्स होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, वही चीज़ यहाँ पर हम नोट करेंगे कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। अब आप ये देखें जो आपका आंसर आया है, क्या ये आंसर हमारा ओरिजिनल फंक्शन है या नहीं है, क्वेश्चन में यही था या नहीं था। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि क्वेश्चन में भी कॉस एक्स ही था। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो साइन एक्स आया, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स आया, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स आएगा। ठीक है, ये अपोजिट होती हैं चीज़ें, तो इसको याद रखें आप। तो ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है अभी, और हो सकता है ये आपकी वीडियो 25 मिनट के आसपास आएगी एडिट करके, 25 से 30 मिनट के आसपास, आधे घंटे की। तो सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा जो सेकंड लेक्चर चलेगा उस सेकंड वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो आपके होंगे ग्राफ के बारे में। मैं आपको बताऊंगा ग्राफ का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम पढ़ेंगे किस टाइप से बनेंगे, या फिर मोशन में v=u+at जो ये ग्राफ होता है, तो ये v किस तरीके से बनते हैं ये ग्राफ, है ना। और या फिर आपको मान लीजिए कि अगर कहीं पर ऐसा मिल जाएगा कि s=ut+12at², ठीक है, तो कहाँ पर आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे और कहाँ पर आप इस टाइप का ग्राफ बनाते हैं, कैसे, मान लीजिए इस तरीके से। इन पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करूँगा क्योंकि ये टाइम लेते हैं काफ़ी, ये ग्राफ समझाने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो आज अगर मैं कराऊंगा तो फिर वो 1 घंटा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी ये और आगे की। क्योंकि ग्राफ में टाइम क्यों लगता है शुरुआत में, क्योंकि बच्चे ने कभी पढ़ा नहीं होता ये ग्राफ जो है ना, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इन पे काम नहीं किया होता 10th तक, क्योंकि हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है 11th में, तो इस पर काफ़ी काम करना होता है बच्चे को। मतलब आप ये लगाइए 1 हफ्ते तक ग्राफ की ही क्लासेस चलती हैं वैसे तो, ठीक है। तो मैं आपको 1 घंटे में समराइज़ करने की कोशिश करूँगा
चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा जितना आप करें। फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप 6-7 दिन प्रैक्टिस कीजिए उस पर, अलग अलग क्वेश्चन कीजिए। मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन बोल दे कि y=x³ - 3x² + 2, इसका ग्राफ प्लॉट करो भाई, है ना। कोई बोल देगा y=sin x + cos x, इसके ग्राफ प्लॉट करो भाई। कई क्वेश्चन बनते हैं वैरायटी के, ये तो टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। हमारे इजी पे भी काम कराऊंगा पहले में, ठीक है। तो सेकंड वीडियो में हम ग्राफ पे थोड़ा सा बात करेंगे, अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। चलिए, ओके।